Hello everyone, welcome back to your online class. This is political science class. Today's topic is मानवेंद्र नाथ रॉय. इनका बर्थ ईयर गिवन है 1886. कई जगह आपको 87 भी दिखाई देगा, ओके. और इनकी डेथ हुई थी 1954 में. फर्स्ट इनकी एक कोटेशन गिवन है, व्यक्ति की तर्कशीलता मीन्स रैशनैलिटी उसके ज्ञान के विस्तार के साथ जुड़ी है. मीन्स जो एक पर्सन तर्क करता है ना, वो क्यों करता है, वो उसके एक्सपेंड ऑफ नॉलेज के आधार पर करता है. ठीक है. ये आधुनिक भारत के अत्यंत प्रभावशाली मानवतावादी और क्रांतिकारी विचारक थे. ठीक है. इनका जन्म 6 फरवरी 1886 को बंगाल के 24 परगना ज़िले में हुआ था. ठीक है. इनकी प्राइमरी एजुकेशन कोलकाता में ही हुई थी और इन पर विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष और सुरेंद्र नाथ बनर्जी के विचारों का प्रभाव पड़ा था. ठीक है. 1915 में इन्हें एक षड्यंत्र के तहत कलकत्ता में डकैती के आरोप में बंदी बना लिया गया था. ठीक है. फिर 1950 में ही ये डच भाग गए थे. डच एक जगह है, ठीक है, वहाँ पर भाग गए थे और इन्होंने कई देशों को घूमा है ना, और उनके बारे में जानकारी इकट्ठी करी. फिर ये अमेरिका में वहाँ पर लाला लाजपत राय से भी मिले थे और रूस में बोल्शेविक क्रांति 1917 के बाद राय वहीं चले गए और लेनिन के निकट सहयोगी रहे. ठीक है. लेनिन रूस से ही रिलेटेड है, वहाँ पर उन्हीं की जिस तरह से उनकी शासन व्यवस्था चल रही थी उन्हें देख रहे थे. ठीक है. 1930 में स्टालिन के लाल क्षेत्रवाद से विरोध हो जाने पर ये भारत आ गए. ठीक है. और यहाँ आकर इन्होंने फिर एक नया सिद्धांत चलाया, नव मानवतावाद, न्यू ह्यूमनिज्म. ठीक है. अब हम देखेंगे इनके राजनीतिक दर्शन, पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ मानवेंद्र नाथ राय का राजनीतिक दर्शन. इनकी राजनीतिक दर्शन में मेनली 3 चरण दिखाई देते हैं, 3 लेवल. फर्स्ट है 1919 में, ठीक है, जिसमें इन्होंने एक राष्ट्रीय क्रांतिकारी की भूमिका निभाई है ना, और बंगाल में आतंकवादियों को धन और शस्त्र की हेल्प करी. दूसरा लेवल है कट्टर साम्यवादी, ठीक है, जिसमें इन्होंने साम्यवादी आंदोलन भी चलाया. और तीसरा लेवल है एक उदार मानवतावादी, ठीक है, जिसके रूप में इन्होंने मार्क्सवाद को छोड़ दिया. ठीक है. राय गांधी और कांग्रेस की नीतियों से भी खुश नहीं थे, क्योंकि इन्हें लगता था जो गांधी जी हैं वो हमें आगे बढ़कर जो शोषण की नीति है उससे हटना नहीं सिखा रहे, उससे लड़ना नहीं सिखा रहे, वो हमें अहिंसा का मार्ग सिखा रहे हैं. ठीक है. तो इसलिए उनकी नीतियों से भी खुश नहीं थे. नेक्स्ट, मानवेंद्र नाथ राय और फासीवाद. मानवेंद्र नाथ रॉय एंड फासिज्म. फर्स्ट, व्हाट इज़ फासिज्म? फासीवाद होता क्या है? जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 1939 से 1945 तक, तो यूरोप में बहुत सारे राजनीतिक आंदोलन हुए थे, उन्हें ही फासीवाद कहा जाता है. ठीक है. जिनका मेन उद्देश्य क्या था? तानाशाही की स्थापना करना. मीन्स ऐसा शासक बनना जो निरंकुश हो, आउट ऑफ कंट्रोल हो, पूरा शासन उसी के हाथ में हो. ठीक है. तो ये इसके घोर विरोधी थे फासीवाद के. ये नहीं चाहते थे कि यहाँ पर फासीवाद अपनाया जाए. ठीक है. वे उपनिवेशवाद के कट्टर विरोधी थे, ना ही वो उपनिवेशवाद चाहते थे. जैसे ब्रिटिश कंपनी यहाँ पर व्यापार करने आई थी, इसे उपनिवेशवाद बनाया है ना यहाँ पर, और फिर यहीं पर रूल कर लिया, तो ये इसके भी अगेंस्ट थे है ना. और कांग्रेस को उन्होंने नवीन फासीवाद का संगठन कहा था, क्योंकि 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट, इन्होंने उसकी भी निंदा की थी कि वो भी सही नहीं है. उनका कहना था कि कांग्रेस को सत्ता सौंपने का अर्थ होगा भारत में फासीवाद तानाशाही की स्थापना. ठीक है. उनका मानना था कि फासीवाद मानव व्यक्तित्व को पतित करता है. मीन्स जो ह्यूमन की पर्सनैलिटी है वो खराब हो जाती है अगर हम इस चीज़ को अपनाएंगे, फासीवाद को अपनाएंगे. ठीक है. नेक्स्ट, मानवेंद्र नाथ रॉय और अध्यात्मवाद, स्पिरिचुअलिज्म, इसकी भी इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था इसको भी. ठीक है. जो भारतीय अध्यात्मवाद था इसको भी मानवेंद्र नाथ राय ने क्रिटिसाइज़ किया था.
क्योंकि उन्होंने क्या कहा, ये अंधविश्वास पर आधारित है। ठीक है, हम किसी पर कुछ लॉजिक नहीं ढूंढते हैं, सिर्फ अंधा विश्वास करते हैं, तो इसलिए वो इसके अगेंस्ट थे। ठीक है, रॉय उस अध्यात्मवाद के प्रति कभी आकर्षित नहीं हुए, मतलब कभी आकर्षित नहीं हुए जो विवेकानंद ने चलाया है ना, अरविंद ने चलाया, और गांधी जी ने जिस अध्यात्मवाद पर जोर दिया उसकी तरफ ये कभी भी आकर्षित नहीं हुए और ना ही ये उसको अच्छा मानते थे। उनका मानना क्या था, ये सब अंधविश्वास पर आधारित है। ओके, तो इसलिए वो इसके फेवर में नहीं थे। नेक्स्ट देखिए, मानवेंद्र नाथ रॉय के महात्मा गांधी के संबंध में विचार, व्यूज ऑफ रॉय अबाउट महात्मा गांधी। ये महात्मा गांधी के बारे में क्या सोचते थे। ठीक है, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इन्होंने एक बुक लिखी थी, असहयोग का एक वर्ष, 1 ईयर ऑफ नॉन कॉपरेशन। इस बुक में इन्होंने गांधी जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। ठीक है, इस बुक में इन्होंने गांधी जी को कंपैरिजन किया, किससे, थॉमस एक्विनास से और सविनेरोला से। ठीक है, ये गांधी जी के जो उन्होंने क्रिएटिव वर्क किए थे, जैसे अहिंसा के नारे लगाए थे, है ना, और करना देने की बात करी थी, राष्ट्रीय पत्रकारिता को राज्य के दमन से बचाया, है ना, और राष्ट्रीय कार्यों को पुष्ट करा। तो इस सब की रॉय ने बहुत तारीफ की कि हाँ, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। ठीक है, लेकिन फिर जब आगे चलकर इन्हें गांधी जी के ये आलोचक बन गए। अब इन्हें गांधी जी के जो विचार थे उनमें कमियां नज़र आने लगी, दोष नज़र आने लगे। तो ये शुरू में तो उनकी तारीफ करते थे, ठीक है, उनकी जो पॉलिसीज़ थी उसको प्रेज़ भी करते थे, लेकिन इन फ्यूचर इनको वो सब अच्छा नहीं लगा, इन्हें उनमें कमियां नज़र आने लगी। ओके, उनका कहना था कि गांधी जी का दर्शन यथास्थितिवादी दर्शन था और गांधी जी नहीं चाहते थे कि लोग पूर्व में स्थापित शोषण पर आधारित आर्थिक व्यवस्था के खिलाफ खड़े हों। मतलब जो पहले से आर्थिक व्यवस्था चली आ रही है, इकोनॉमिक सिस्टम, जिसमें जो श्रमिक वर्ग है उसका शोषण होता है ना, तो वो कहते थे कि गांधी जी नहीं चाहते कि सब लोग एकजुट होकर उसके अगेंस्ट जाए, है ना, क्योंकि वो अहिंसा का मार्ग अपनाते हैं, है ना, तो इसलिए वो उनके अगेंस्ट हो गए। ठीक है, इस प्रकार के दर्शन ने लोगों को न केवल पैसिव बना दिया है, मीन्स निष्क्रिय बना दिया है, बल्कि ये क्लियर कर दिया है कि इसका उद्देश्य सामाजिक शोषण को छिपाना है। जो समाज हमारा शोषण कर रहा है उसको हाइड करना है। ओके, तो गांधी जी की अहिंसा देश के पूंजीवादी शोषण को छिपाए रखने का एक सूक्ष्म उपाय थी। इसके अलावा गांधीवाद में श्रमिक वर्ग के किसी ऐसे संगठन की व्यवस्था नहीं है जिसके द्वारा वह जमींदारों और धन सेठों से अपना उद्धार करा सके। ओके, तो गांधी जी को न केवल सुधार विरोधी बताया इन्होंने, बल्कि उन्हें भारतीय पिछड़ेपन का प्रतीक भी माना। उनका क्या कहना था कि जो इंडियन हैं वो पिछड़े क्यों हैं, क्योंकि गांधी जी उनको आगे बढ़ाना नहीं चाह रहे। ठीक है, युद्ध काल में गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन की भी उन्होंने बहुत बुराई की और उसके बारे में कहा, ये घोर निद्रा में पड़ी शक्तियों को प्रचंड रूप से जगाने की शरारत है जो भारत के घरेलू मोर्चे को दुर्बल करती है। ओके, नेक्स्ट देखिए, रेडिकल ह्यूमनिज्म, मौलिक मानवतावाद। आरंभ में राय मार्क्सवादी विचारधारा के अग्रणी नेता थे। मार्क्स ने जो थॉट्स दिए हैं उन्हें मार्क्सवादी विचारधारा कहा जाता है, तो ये उसको पहले स्टार्टिंग में बहुत फॉलो करते थे। ठीक है, इनका मानना था कि ये विचारधारा से हर मनुष्य के पास एक ऐसा उपकरण है जो एक सुंदर संसार बनाने के लिए इसे यूज़ कर सकता है। ठीक है, लेकिन फिर बाद में इनकी विचारधारा इस बारे में चेंज हो गई। ठीक है, और 1940 से 47 तक अपनी विचारधारा में परिवर्तन की प्रक्रिया मार्क्सवाद से मूलवाद के रूप में सामने लाए। पहले ये मार्क्सवादी थे, है ना, फिर किस पर डिपेंड हो गए, मूलवाद पर, मतलब रियलिटी क्या है। ओके, 1940 में उन्होंने रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किया। ठीक है, जिसमें क्या करा, इन्होंने राजनीति को एक वैज्ञानिक दिशा देने की कोशिश की। ओके, उन्होंने कार्ल मार्क्स की आलोचना की कि उन्होंने अतिरिक्त पूंजी
पूंजीवाद की विशेषता है ना, इस पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त पूंजी मतलब जो एक्स्ट्रा मनी होती है उसी से पूंजीवाद की व्यवस्था हुई है ना। लेकिन ये इस चीज़ को नहीं मानते थे। उन्होंने कहा अतिरिक्त पूंजी होनी चाहिए, तभी अगर हमारे पास हम एक्स्ट्रा नहीं कमाएंगे तो काम ही क्यों करेंगे, हमारी ग्रोथ कैसे होगी। ठीक है, तो ये इस चीज़ पर कार्ल मार्क्स की आलोचना करते हैं, उन्हें क्रिटिसाइज़ करते हैं कि उन्होंने अतिरिक्त पूंजी का जो ये सिद्धांत दिया है ये गलत है। ओके, उनकी ये भी धारणा है, जिसे राय ने अपने शब्दों में कहा है, इतिहास मार्क्स द्वारा प्रतिपादित द्वंद्वात्मक संघर्ष की पद्धति का अनुसरण नहीं करता है, मतलब उसको फॉलो नहीं करता है, बल्कि ये जन समुदाय की एक ऐसी गति है जिसे वे अपने स्पेशल पर्सनैलिटी की स्थिति में पहुंचता है। ठीक है, ऐसा करते हुए वह सुमेलीकरण की अनेक प्रक्रियाओं को पार करता है। ठीक है, उनके अनुसार व्यक्ति इतिहास का निर्माण करते हैं, ना कि आर्थिक विचारों का, जो लोगों के वर्गों को मार्क्स के मतानुसार प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है आपका न्यू ह्यूमनिज्म, नया मानवतावाद। पहले तो ये रेडिकल ह्यूमनिज्म की तरफ थे, है ना, मार्क्सवाद को फॉलो कर रहे थे। फिर इन्होंने अपना एक नया मानवतावाद बना लिया। ओके, ये एक वैज्ञानिक मानवतावाद था, है ना। इसका राजनीतिक विचार 1947 में इन्होंने प्रतिपादन किया। ये विचार युक्ति और नीति पर आधारित था। ठीक है, उन्होंने नवजागरण के काल में धर्मनिरपेक्ष मानवतावाद में, जिसे वैज्ञानिक खोजों ने समृद्ध बना दिया था और नई समाज व्यवस्था का दर्शन दिया, उसकी ओर अग्रसित हुए। ठीक है, इनका अभिप्राय था कि न्यायपूर्ण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उचित स्थानों को अपनाना चाहिए। ये गांधी जी की विचारधारा से काफ़ी निकट थे, लेकिन उनसे कहीं ना कहीं अलग भी थे। वो उनके राम राज्य से डिफरेंट तरीके से सोचते थे। इन पर उदारवाद और मानवतावाद की यूरोपीय परंपराओं का प्रभाव पड़ा था, क्योंकि जैसा कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, इन्होंने विदेशों की यात्रा की, है ना, ये काफ़ी टाइम तक यूरोप की कंट्रीज़ में रहे, तो इन पे वहाँ के उदारवाद का बहुत प्रभाव पड़ा था। ठीक है, इनका मानना था कि एक विश्व सरकार बन सकती है अगर राष्ट्रीय राज्यों को प्रभावहीन बना दिया जाए, और उनका कहना था कि ऐसी शिक्षण व्यवस्था का उपाय किया जाए जिससे मानववादी क्रांति का सूत्रपात हो सके। ठीक है, तो ये थे आप मानवेंद्र नाथ राय के बारे में। ठीक है, ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।